ये भारत अनादि अनादि काल से कर्म प्रधान देश था, जाति प्रधान देश नहीं था। हमने जाति को इतना मजबूत कर दिया है कि जाति के अंदर जाति, जाति के अंदर जाति, जाति के इसको मारो उसको हटाओ, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सब पाखंड किया। और ये भी हमको नहीं पता, ये ज्ञानी नहीं बताते हैं कि भारत में जातिगत जनगणना किसने कराई थी और कब कराई थी। अगर छोटी छोटी डेट याद रख लें तो आपको समझ में आएगा ये खेल किसने शुरू किया। जो बाहर से आए थे वो ऐसे नहीं आ गए थे, घोड़े पे आ गए थे और आपको लगा कि बस सब बोला, नहीं, उन्होंने आपकी एक एक कमजोरी को बहुत गहराई से पढ़ा, जिसके कारण आज आप उस बीमारी से ग्रस्त हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ये फलाना है, ये धिमाका है। मां के पेट से कोई ब्राह्मण ठाकुर बनिया नहीं पैदा होता, अपने कर्म से वो बनिया ठाकुर ब्राह्मण बनता है। बहुत कम लोग जानते हैं, मंगल पांडे का नाम सुना है आपने? उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला उसको ग्लोरीफाई नहीं किया। ये इतिहासकारों की दलाली है। वो किस पार्टी के थे, किस विचारधारा के थे, महत्वपूर्ण नहीं है। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले भूमिहार ब्राह्मण थे, जनेऊधारी ब्राह्मण थे। आपको पता होगा कि वो उसी अंग्रेज की फौज में थे, और जब उनको ये समझ आ गया कि अब मैंने जिस कारण से ये फौज में हिस्सा लिया है, अब उसका मुझे इस्तेमाल करना है, और उन्होंने जब गोली मारी एक अंग्रेज अफसर को, तो ये पूरी अंग्रेजी सत्ता को अंदाजा नहीं था कि ये ऐसा भी हो जाएगा। और हमारे समाज में इतनी जातिगत गंदगी के बावजूद भी जो ब्राह्मण का स्थान है, वो हम ये मानते हैं कि जो ब्राह्मण है ये ज्ञान की बात करता है, ये समाज को बताता है। लोग इसी के पास आते हैं पूछने के लिए, यही बताएगा। उस घटना के बाद याद कीजिए, अंग्रेजों ने जो स्टडी की थी उनको पता था कि ये भूमिहार ब्राह्मण है। अगर इसको, क्योंकि ब्राह्मण का दर्जा समाज में एक इज्जत वाला था, वो ज्ञान की बात बताता था, वो चीजों को समझाता था। उनको लगा कि अगर ब्राह्मण ने बंदूक उठा करके एक अंग्रेज अफसर को मार दिया है तो कहीं समाज इसका पालन न कर सके। उसके फौरन बाद ही ब्रिटेन ने भारत के अंदर जातिगत जनगणना शुरू की, और वो आज भी अंग्रेजों द्वारा छोड़े भारत में आज भी चल रही है। और उसके कारण सनातनी हिंदू समाज को एक टुकड़े, दो टुकड़े, 10 टुकड़े, एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेके खड़ा कर दिया गया। लेकिन जो लोग जाति को दिन भर सर पे लेके घूमते हैं, मुगलों ने ब्राह्मणों को इसलिए नहीं बख्शा कि वो जनेऊधारी थे, ठाकुरों को इसलिए नहीं बख्शा कि उनकी मूछें थी, उन्होंने सबको सनातनी हिंदू समझ के मारा है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कर्म से ब्राह्मण कौन होता है उसकी एक ही एग्जाम्पल है, जिनके बारे में आजकल कुछ लोग सुबह शाम लगे हुए हैं। मैं उनकी एक बात बताता हूं जो बताई नहीं गई किसी को, और मेरी बात सुनने के बाद आप उसे वेरीफाई जरूर कीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आप सोचो कि संविधान बन गया, कंप्लीट हो गया, जो कुछ उसमें लिखा पढ़त होनी थी पूरी हो गई, लेकिन विजन देखिए दोनों का क्या था, जिसकी चर्चा नहीं करते। दिक्कत ये हो गई है कि ऐसे ऐसे परिवारों के लोग सत्ता में चले गए हैं कि अपने पिताजी, अपने नाना जी, अपनी दादी और चाची के अलावा किसी की बात ही सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि भारत उन्हीं ने बनाया था।
इसलिए सच को छुपाते हैं लोग। सारी कमेटी ने लिख करके पूरा संविधान पूरा कर दिया, और जो करीब करीब जब वो पूरा हो गया तो संविधान के पहले पृष्ठ पर एक लाइन लिखी हुई थी। उस लाइन ने कैसे पूरे भारत के चरित्र को बदल दिया, कैसे उन दो लोगों ने उस लाइन को बेस बनाकर कितना बड़ा काम कर दिया, और ये देश को पता नहीं। उस वक्त भी संसद में बहुत से लोग थे, उसके बाद भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी की दिलचस्पी नहीं थी। ऐसी बातें करने से कोई फायदा तो नहीं मिलता है। ऐसे काम बताओ जिसमें 10-20 करोड़ रुपए की रिश्वत मिले, ऐसे घोटाले बताओ जिसमें 100 रुपए लगाएं और 5,000 रुपए कमाएं। तो संसद में जीतने वालों की जिम्मेदारी थी कि समाज की इस घटना के बारे में समाज को बताते हैं। वो नहीं बताना, कि वो उनका काम ही नहीं है, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन हमारे संज्ञान में जिस दिन से आया, पूरी रिसर्च की, एक एक जगह डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया, और सिर्फ समाज को बताने के लिए कि आपके अंदर वो भाव पैदा हो। इसकी चिंता नहीं करनी है कि आप अकेले हैं, हमारे साथ कोई आएगा या नहीं आएगा। ये सफर जब 2011 में शुरू किया था, 10 लोग भी सुनने से कतराते थे। चाय के ढाबों पे बैठकर मैं बात करता था, तब भी कहते हाँ ये ठीक तो है यार, लेकिन क्यों ये सब करना है, देखो यार समाज में ये होगा। ये लोग ऐसे करते हैं। इस 15 साल के सफर में बहुत सारे अनुभव हैं, अच्छे भी हैं, थोड़े खराब भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मुझ जैसे साधारण से आदमी को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक छोटे से तालुका में अगर रात के 9 बजे आप बैठे हैं, तो आप सिर्फ गाने सुनने नहीं आए हैं, आप पिछले 500 साल की गलतियों को सही हल सुनने आए हैं। और कोई आपके मन में भाव नहीं है, मुझे मालूम है यहां से जाके किसी को टिकट विकेट नहीं मिलने वाली, बल्कि अगर पता चल गया कि पुष्पिन को सुनने गए थे तो कट और जाएगी। इसलिए मैं इस मंच से सिर्फ जो तथ्यों पे चीज है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है, उसके अलावा नहीं बोलता मैं। सब चले गए, संविधान बन गया, तैयार हो गया। संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखा था इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि इस संविधान में इंडिया है, भारत तो नजर नहीं आ रहा है कहीं। देखिए क्या बात थी, दोनों के बीच में आंखों के अंदर ये तय हो गया कि कुछ है गड़बड़, और दोनों ने कहा कि हम इसके अंदर भारत कैसे पैदा कर सकते हैं। अब तो संविधान कंप्लीट हो चुका है, तो जो हम छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं, ऐसा कैसे होगा, अगर यहां आग लगी है तो कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। और सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है कि ये नहीं होगा कि धारा 370 कैसे हटेगी, कि दोनों सदनों में जब तक हमारा पूर्ण बहुमत नहीं होगा तो नहीं होगा, और जज साहब जब तक फैसला राम मंदिर पर नहीं देंगे तो नहीं बनेगा। अगर यहां आग लगी है तो दोनों ही कामों में रास्ते निकाले गए। इसलिए मैं उस रास्ते की पहले बात बता दूं जिसके बारे में मैं चर्चा कर। संविधान की उस लाइन को पकड़ करके जब B.R. अम्बेडकर ने कहा कि हम इसमें भारत को कैसे प्रदर्शित करें, क्योंकि ये संविधान तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उस ब्रिटिश के जमाने होता था, ऑलमोस्ट उसकी फोटो कॉपी थी, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, यानी 1860 का बना कानून पुलिस का आज तक भारत में चल रहा था। 1861 का कानून बना हुआ एविडेंस का आज तक चल रहा है। हम जिस संविधान की बात करते रहे हैं, उस संविधान में बहुत कुछ अलट पलट हो सकता था। संविधान का एक नियम है कि उसमें बहुत सारे खंड होते हैं, समय काल परिस्थिति के हिसाब से उसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन संविधान का जो प्रीएम्बल होता है, जिसे हम पहला पृष्ठ कहते हैं, उसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता, वो अक्षुण्ण होता है। लेकिन उसी पेज पर लिखा हुआ था इंडिया दैट इज भारत। अंबेडकर जी ने जब ये सवाल उठाया कि इसमें भारत नहीं दिख रहा, इसमें तो इंडिया ही इंडिया दिख रहा है, दोनों लोगों के बीच में मंत्रणा हुई, और मंत्रणा होने के बाद ये तय हुआ कि भारत की जो अनादिकाल की सभ्यता है, भगवान राम कृष्ण ये तमाम सारे लोग हुआ करते थे, इनको कैसे जाना जाता है, कौन किसका रिप्रेजेंटेटिव है, इन तमाम चीजों पे अध्ययन करा। और समय बहुत कम था, ऐसा नहीं था कि सालों का पीरियड मिला हो,
चंद समय था, चंद मुश्किल से 10 दिन का भी समय नहीं रहा होगा। दोनों लोगों ने इस पे चर्चा की और चर्चा के बाद उन्होंने तय किया कि इस अनादिकाल की जो सभ्यता है उसमें न्याय कैसे होता था, न्याय का सिंबल हम किसे बना सकते हैं, हमारा आदर्श कौन था, हम उसका सिंबल बना सकते हैं। और इस पे चर्चा होने के बाद उस संविधान की कॉपी बंगाल के अंदर एक जगह है शांति निकेतन, उस शांति निकेतन में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, ये देश ऐसे लोगों को नहीं जानता, चवन्नी छाप चोरों के बारे में याद रखता है। और जब आप ऐसे लोगों को नहीं जानते तो समाज में फिर ऐसे लोग पैदा होना बंद हो जाते हैं, फिर चोर उचक्के ही पैदा होते हैं। नंदलाल बोस उस समय के सबसे बड़े आर्टिस्ट थे, उनको बुलाया दोनों ने, और दोनों के मन में थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा शोर शराबा नहीं मचाया और उनको बताया कि हम आपको इस काम के लिए बुला रहे हैं। तो जब वो चले वहां से तो अपने साथ में अपने 21 साल के एक उस बच्चे को, जो विद्यार्थी था, जो शांति निकेतन में आर्ट सीख रहा था, उसको लेके आए और उन्होंने कहा कि संविधान की आप स्टडी करिए, इसके 22 चैप्टर हैं, हर चैप्टर के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपके मन में क्या छवि उभरती है कि ये ऐसा अगर उस दौर में था तो उस वक्त क्या था। और आप सोचो कि कितनी तेजी से ये काम हुआ। दोनों लोग बैठे और उन्होंने तैयार कर दिए और 26 चित्र बनाए। आज तो हमारे यहां बात बात में सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है, बात बात में हिंदुत्व हो जाता है, बात बात में साहब हिंदूवादी ये कर रहे हैं। ये दुकानें चलाने वाले लोग हैं। B.R. अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद ने नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, जो जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, 2007 में उनका निधन हुआ है, इसलिए सब कुछ रिकॉर्ड पर है। भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर ये जो ज्ञान व्यापी का आपने आजकल नाम बहुत सुना होगा, ये ज्ञान व्यापी है, ज्ञान व्यापी है। हम सब लोगों की दिक्कत क्या हो गई है कि हमने ये तय कर लिया है कि बिना जाने, बिना रिसर्च करे कोई भी एक आएगा आदमी और कुछ कह देगा और हम उसको मान लेंगे। मैं तो अपने मन से भी कहता हूं, मेरी बात मत मानिएगा, संचार क्रांति के दौर में जाकर के ढूंढ लीजिएगा। मैंने खुले रूप से सबसे कहता हूं, ये हो सकता है कि 2-3 घंटे एक्सटेम्पोर बोलने में मेरे मुंह से डेट 24 की जगह 25 निकल जाए, लेकिन मैं समग्रता में कोई इशू, कोई विषय अगर आपके सामने गलत रख रहा हूं, पूरे सभा में, पूरे देश में सबको इस बात की इजाजत है कि मुझे जिस जगह भी हो, मेरी बात को, उस विषय को गलत साबित कर देना, मैं उस दिन आखिरी स्पीच दूंगा और घर चला जाऊंगा। ये शौक नहीं है, ये पैसा कमाने का धंधा नहीं है, ये शोहरत पाने का धंधा नहीं है, आने से पहले पैसे लेने हैं, बैंक बना ले, ये मेरा एजेंडा नहीं है भाई। इसलिए अगर इस ताल्लुका में, और पिछले 2 दिन से ताल्लुका में घूम रहा हूं, उन प्रोग्राम करने वालों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी दूर से बुला करके इतनी महान जनता के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया। मेरे लिए वो बड़े हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। अगर वो नहीं मुझे बुलाते तो मैं अपनी बात कैसे रखता। पूरे देश में जो भी मेरा कार्यक्रम करता है, मेरी कोई शर्त नहीं है। क्या शर्त है भाई? इससे बड़ी बात क्या होगी कि जिस आदमी से उनको कुछ नहीं मिलना है, उसको इतनी दूर से बुलाते हैं, प्यार से रखते हैं, खाना खिलाते हैं, गाड़ी में घुमाते हैं, इतने सारे लोगों से बात करने की मुझे इजाजत देते, और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए।